आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो क्या है, ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप yet it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के अंदर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग शो करता है, बट आपका क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और वो क्यों शो करता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेलोअरीन कैसा होगा। बेंजीन के साथ में यदि डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप अटैच होता है तो आपका क्या बोला जाता है, हेलोअरीन बोला जाता है, जिसे हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के पास आपके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, डीलोकलाइज, और डीलोकलाइज होंगे तो आपको यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और रेजोनेंस देखने को मिलेगा मतलब नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे मतलब आपका उतना ही वो क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन ने डोनेट किए टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, मतलब आपका यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट। कौन सा शो हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट। यहाँ से ये फिर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, लोन पेयर अगले नेक्स्ट बॉन्ड के ऊपर जाएंगे, और बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है अगले नेक्स्ट एटम के ऊपर जाएंगे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से बनानी आनी चाहिए आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, जिसमें आपने देखा कि ये क्लोरीन क्या शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। बट आपका जो क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड है, क्लोरीन और कार्बन जो बॉन्ड है उसमें क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयर को खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा, क्लोरीन की। तो इस पे कैसा चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, ये किसके कारण, माइनस आई इफेक्ट। मतलब आपके यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में एक तो कौन से इफेक्ट लगे हुए हैं, एक प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, दूसरा आपका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई। और इसमें आपका प्लस आर इफेक्ट मोर डोमिनेंट हो जाता है किससे, माइनस आई इफेक्ट से, जिसके कारण आपका ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बाद भी आपका ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग शो होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट तो तभी करेगा ना जब यहाँ पे आपके एरोमेटिक रिंग के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। जैसे कि आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन। ये आपकी कौन सी पोजीशन बोली जाती है, 1-2 पोजीशन को बोला जाता है आपका कौन सी पोजीशन, ऑर्थो। कौन सी बोली जाती है, ऑर्थो। और 1-4 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पैरा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज। तो आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी होगी वो कहाँ पे होगी, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या आपके पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो 1-2 पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैच होने की टेंडेंसी रखेगा, आपके या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर आपका दूसरा कौन सा है, पैरा पोजीशन। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हुए भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग शो करता है, वो किसके कारण, ड्यू टू टू इफेक्ट्स, प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट ऑन द माइनस आई इफेक्ट, जिसके कारण आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आपका यहाँ पे ये क्या है, इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपका क्लोरीन क्या करेगा, ऑर्थो पैरा
डायरेक्टिंग कहलाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपका, और साथ में इसी क्वेश्चन के साथ साथ में आपकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो गई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आनी भी चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एरिन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट हो गई, साथ में आपका ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? हेलो अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यदि बात करें, सेकंड आपने क्वेश्चन क्या दिया कि हेलो अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हेलो अल्केन्स की बात करते हैं। तो हेलो अल्केन्स में आपका क्या होगा? देखिए, सेकंड आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहा? हेलो अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हेलो मतलब हेलोजन, अल्केन्स मतलब कोई भी अल्काइल चेन। अब अल्काइल चेन है जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच है, और वो कह रहा है कि आपका ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। मतलब ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर के साथ नहीं बनाता है। नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि इनसॉल्युबल इसी के कारण है क्योंकि इसके अंदर एब्सेंट रहती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। और हेलो अल्केन और हेलो अरीन में बॉइलिंग पॉइंट का भी पूछा जाता है, वो अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर भी पूछा जा सकता है, या आपके एल्डिहाइड कीटोन के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का एक ये पॉइंट मेन ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी किसके? बॉइलिंग पॉइंट। जितना आपकी नंबर ऑफ चेन इंक्रीज होती चली जाएगी वो आपकी क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मतलब आपकी ये नंबर ऑफ चेन, जैसे मैंने क्या कहा, आपकी लीनियर चेन इंक्रीज होगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब मॉलिक्यूलर मास के वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट आपका मॉलिक्यूलर मास के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ब्रांचिंग के। दो मेन पॉइंट है सोर्स में कि बॉइलिंग पॉइंट आपका मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कि जैसे कोई एग्जांपल लिया हमने, कौन सा? 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब प्रोपेन मतलब कितने कार्बन? 3। और 1 क्लोरो बोला है मतलब फर्स्ट पे ही आपका क्या अटैच हो गया? क्लोरीन। तो CH3 CH2 CH2 Cl फर्स्ट कंपाउंड ये हो गया। सेकंड आपका क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब सेकंड पोजीशन पे आपका क्लोरीन अटैच हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। थर्ड वन कौन सा है? 1 क्लोरोब्यूटेन। अब की बार क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन। अब 1 क्लोरोब्यूटेन है, यहाँ पे चेक करिए कितने कार्बन? 4। हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 to 9 और एक क्लोरीन C4H9Cl। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, कंडेंस फॉर्मूला C3H7Cl। यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला क्या है? C3H7Cl। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा? जिसके आपके कार्बन, हाइड्रोजन या क्लोरीन के एटम जितने ज्यादा होंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। अब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मतलब 1 क्लोरो और 2 क्लोरोप्रोपेन से मास सबसे ज्यादा किसका? 1 क्लोरोब्यूटेन का। मतलब आपका जो 1 क्लोरोब्यूटेन है उसका तो सबसे ज्यादा मास हो गया, जिसको मैं लिख देता हूँ C4H9Cl। ये आपका सबसे ज्यादा मास हो गया। अब ये आपका क्या आंसर है? 1 क्लोरो। ये कौन सा है? 1 क्लोरो। और ये आपका कौन सा है? 2 क्लोरो। 1 क्लोरो और 2 क्लोरो में आपका कौन सा ज्यादा होगा? वो कंफर्मेशन कैसे? ये आपकी क्या है? एक लीनियर चेन। और ये आपकी क्या है? ब्रांच्ड। ये आपकी क्या हो गई? ब्रांच। इसमें अब जितनी लीनियर चेन होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा। जितनी ब्रांचिंग होगी उतना आपका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम। तो आपका 1 क्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। किससे? 2 क्लोरोप्रोपेन से। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के।
बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके ब्रांचिंग के। तो ये एक मेन पॉइंट हो गया कि यदि बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो हम ये दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज। पूछा है कि कौन सा जल्दी हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज होने कौन सा होगा ये कैसे पता लगेगा। जैसे मैंने ये कहा कि आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, CH3 CHCl CH2 CH3, और दूसरा कौन सा है प्राइमरी CH3 CH2 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 Cl। ये आपका क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन, ये आपका क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन। अब 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन में कौन सा जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा वो पूछा गया है, और क्यों। तो यहाँ पे यदि हाइड्रोलाइज की बात करते हैं तो पहले Cl हटता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका फॉर्मेशन क्या होगा CH पॉजिटिव CH2 CH3, और यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें आपका जो कार्बोकटाइन बन रहा है वो कैसा बन रहा है प्राइमरी। यहाँ पे एक में आपका कैसा कार्बोकटाइन बना है प्राइमरी कार्बोकटाइन, ये आपका कैसा बना है सेकेंडरी कार्बोकटाइन। और SN1 रिएक्शन की यदि बात करते हैं या SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो कौन सा जल्दी इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। SN2 की यदि मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आपने क्या कहा SN2 के अकॉर्डिंग, मतलब बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग यदि चेक करते हैं तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, ना कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। और जब कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती, मतलब यहाँ पे आपका जो ऑर्डर रहता है स्टेबिलिटी का वो क्या रहता है, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल रहेगा, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्राइमरी वाले की। जितना ज्यादा स्टेबल उतनी फास्ट रिएक्टिविटी। ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका यदि कार्बोकटाइन बन रहा है और SN1 के अकॉर्डिंग देखें, SN1 में कार्बोकटाइन की यदि फॉर्मेशन हो रही है तो टर्सरी की सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, टर्सरी सेकेंडरी देन प्राइमरी, और टर्सरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे आपका क्या होगा ये वाला अकॉर्डिंग टू SN1, और SN2 के अकॉर्डिंग प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बोकटाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा इन SN2 में आपका, SN1 में आपका क्या होगा टर्सरी या सेकेंडरी। अब यदि सेकेंडरी और टर्सरी है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू SN1 आपका क्या आएगा आंसर, मोर इजीली हाइड्रोलाइज कौन सा हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकटाइन, क्योंकि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकटाइन उतनी फास्ट रिएक्टिविटी करता है। तो ये आपका क्या हो गया मोर इजीली हाइड्रोलाइज का। और साथ में फिफ्थ पॉइंट यही आ गया कि SN1 और SN2 रिएक्टिविटी, SN1 और SN2 रिएक्टिविटी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखिए, और सारे डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही SN1 SN2 को याद रख ले। SN1 आपका क्या होता है यूनिमोलिकुलर, SN2 आपका क्या होता है बायोमोलिकुलर। SN1 यदि बात करते हैं तो आपका ये कैसी रिएक्शन है डबल स्टेप रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन है डबल स्टेप रिएक्शन है, ये कैसी है सिंगल स्टेप रिएक्शन। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो रेट आपका जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक अल्काइल हैलाइड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे जो रेट डिपेंड करता है बायोमोलिकुलर बोल दिया, मतलब यहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है रेट। अब रेट डिपेंड करता है, यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, और इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी यदि मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी का यदि ऑर्डर देखें तो टर्सरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन देन प्राइमरी कार्बोकटायन। और यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं फॉर्मेशन होती, मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रही थी SN1 में, SN2 के अंदर आपका क्या बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या फॉर्मेशन होती है ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, कार्बोकटायन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्टिविटी होगी, यहाँ पे जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपकी जो इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी रिएक्टिविटी होती है। यहाँ पे रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी प्राइमरी की ज्यादा होगी, देन
सेकेंडरी की देन टर्सरी की। यहाँ पे रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो रही है, टर्सरी देन सेकेंडरी हैलाइड देन प्राइमरी हैलाइड। तो ये तो आपकी हो गई स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बात और करते हैं कि आपने यदि एक कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, तो एग्जांपल में आप करते हैं कि आपने मैंने क्या लिया, आर कार्बन आर एक्स, कोई अल्काइल हैलाइड लिया टर्सरी कार्बोकेटाइन टर्सरी, और साथ में मैं क्या ले रहा हूँ, तो सबसे पहले ये क्या करता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है, और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा तो ये आपका कैसा बना लिया, टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन है, जो अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट के कारण ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, और जितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। तो यहाँ पे आपका जो टर्सरी कार्बोकेटाइन बना, तो एक बार कार्बोकेटाइन बनने के बाद आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों साइडों से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी जो फॉर्मेशन होती है वो इसमें क्या देखने को मिलती है, रैसमिक मिक्सचर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी, रैसमिक मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे इनएंशोमर की फॉर्मेशन होती है। तो एक तो अबोव द प्लेन देखने को मिलता है, और दूसरा आपका क्या देखने को मिलेगा, बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे आपको दोनों डायरेक्शन देखने को मिलती हैं, तो मतलब ये दोनों आपके इनएंशोमर होंगे। इनएंशोमर होंगे मतलब इनको हम क्या कहते हैं, रैसमिक मिक्सचर। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर। और SN2 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो प्राइमरी हैलाइड कोई भी लेते हैं, और न्यूक्लियोफाइल साथ में अटैक करेगा, क्योंकि रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल एक साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और दूसरी साइड से आपका हैलोजन रिमूव होता चला जाता है। तो आपकी एक ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें आपका एक तो अटैचमेंट होती जाती है अल्काइल ग्रुप से, एक की डिटैचमेंट होती जाती है, और बाद में फाइनली क्या फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है और हैलोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हुई है ये आपकी क्या हुई है, ये क्या हुई है, आपका ट्रांजिशन स्टेट बना है। क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बना। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है वो एकदम हैलोजन के अपोजिट अटैच हुआ है। तो मतलब इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो अब कोई भी क्वेश्चन आता है SN1 SN2 के अकॉर्डिंग, यदि SN2 कहता है तो हमें टर्सरी हैलाइड देखना है, ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। यदि SN2 पूछता है तो प्राइमरी हैलाइड आपकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किससे, सेकेंडरी या टर्सरी से। यदि पूछ ले कि सेकेंड SN2 के अंदर आपका जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है या ट्रांजिशन स्टेट की, तो किसकी होती है, ट्रांजिशन स्टेट की। SN1 में किसकी होती है, इंटरमीडिएट की। और कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे रेट आपका क्या हो गया, एक के ऊपर डिपेंड करता है ओनली अल्काइल हैलाइड, जो SN2 होगा मतलब वो दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस 2 से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपके दोनों आपके रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है रेट, कि आपकी कितनी फास्ट होगी। तो मतलब अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका रैसमिक मिक्सचर, और यहाँ पे आपका SN2 के अंदर इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो SN1 SN2 के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से क्लियर आउट हो जाएंगे। तो आपके 5th क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन पे, रैसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो यहाँ पे जो रैसमिक मिक्सचर बोला वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला है। क्यों बोला है, यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैंने जो भी कहा, ये आपका एक प्रोडक्ट हो गया, ये यदि, और ये आपका सेकंड प्रोडक्ट, दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये पॉइंट ध्यान रखना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब जब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो ये अकेले तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, पर दोनों आपस में क्या हो गए, कंप्लीटली यदि रैसमिक मिक्सचर के पूछी जाए तो वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल
कंपेंसेशन, मतलब बाहर के कारण आपका एक R बन गया, दूसरा S फॉर्मेशन हो रही है, तो दोनों क्या हो जाती है, कैंसिल, तो जिसके कारण आपका ये कंपाउंड क्या बोला जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये रेसमी मिक्सचर आपका क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण। तो ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है सेम टू सेम वही है, बस इसमें आपका क्या देखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर NO2 ग्रुप की प्रेजेंस क्या करवाती है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराती है, कहाँ पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये फिर दोबारा से वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आनी चाहिए। यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखो फिर दोबारा से आपका एक बार ये क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, कोई भी हेलोअरीन है, ये हेलोअरीन है, और हेलोअरीन के साथ में इन्होंने क्या कहा है, कोई भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जो है वो क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अब न्यूक्लियोफाइल मैंने ये ले लिया, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या करेगा, अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ने अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। अब पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो देखिए क्या प्रोडक्ट बना, एक तो क्लोरीन, और यहाँ पे आके अटैच कौन हो गया, OH, और जैसे बॉन्ड थे वैसे के वैसे फॉर्म कर दो। अब ये तो आपका क्या हो गया, NO2, और यहाँ पे आपका कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब NO2 आपको पता है, NO2 आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। अब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। मतलब उस कार्बन आयन जो फॉर्मेशन हुई है उस कार्बन आयन को वो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। और जब कोई भी चार्ज स्टेबल हो रहा है, मतलब कोई भी पोलर से नॉन पोलर आ रहा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस नेगेटिव चार्ज को वो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, और जितना स्टेबलाइज करेगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी किसकी, हेलोअरीन्स की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना कि आपका कोई भी NO2 ग्रुप है तो वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी, कोई भी किसकी, आपके न्यूक्लियोफाइल की हेलोअरीन्स के ऊपर। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन जो आपका आता है वो कौन सा है, केमिकल टेस्ट। कौन सा है, केमिकल टेस्ट। और केमिकल टेस्ट में आप बात करेंगे हेलो अल्केन या हेलो एरीन की। तो हेलो अल्केन आपके क्या होते हैं, CH3 CH2 कोई भी हेलोजन। हेलो एरीन क्या होंगे, बेंजीन जिसके साथ में आपका क्या अटैच है, हेलोजन, वही लोन पेयर। तो यहाँ पे जो आपके लोन पेयर होते हैं वो यहाँ पे ओनली क्या शो कर रहा है, -I। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, -I, मतलब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी खींचने की हाइड्रोजन की ज़्यादा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करके यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो आपका यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ मतलब टेस्ट कौन सा देखना है, हमें देखना है किसके साथ, RX का और हेलोअरीन का। तो सबसे आसान जो टेस्ट है वो कौन सा है, AgNO3 के साथ रिएक्शन देख लीजिए। AgNO3 में NO3 नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है AgNO3 के साथ, ये क्या करेगा, AgCl की फॉर्मेशन करता है, मतलब यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है, प्रेसिपिटेट बना रहा है। और प्रेसिपिटेट बना रहा है तो ये कंफर्म करेगा कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। बट आपका ये जो हेलोअरीन है, अब हेलोअरीन है तो ये आपका साथ में क्या शो कर रहा है, यहाँ पे +R इफेक्ट भी शो कर रहा है और -I इफेक्ट भी। और कोई भी न्यूक्लियोफाइल तब
आएगा जब पहले ये क्या होगा, रिमूव, और रिमूव होने की टेंडेंसी इसकी क्या है, कम। क्यों कम है, क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच में आपका यहाँ पे क्या बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा मतलब प्रेसिपिटेट नॉट फॉर्म्ड। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि कोई भी हेलो एल्केन या हेलो एरीन के साथ आपका कोई भी केमिकल टेस्ट देखें तो केमिकल टेस्ट कैसे देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा के देख सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट आपके हेलोजन को रिप्लेस करेगा, फॉर्मेशन क्या करेगा, प्रेसिपिटेट की। वो कब करेगा, जब ओनली किसका हो, हेलो एल्केन। हेलो एरीन आपका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन क्यों नहीं करता, क्योंकि आपका यहाँ पे जो हेलो एरीन होता है वो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों शो करता है। प्लस आर इफेक्ट के कारण इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जो कि आपके कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन लेके आता है, sp2, जिसके कारण आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, और अटैक नहीं कर पाएगा तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये आपका कौन सा है, 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन में आपकी कुछ रिएक्शंस हैं जो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के अंदर देखी थी, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी थी। जैसे कि आपने देखी थी RX की रिएक्शन किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, एक्वस KOH आए तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी हो रही है, सब्स्टिट्यूशन, और वो भी कौन सी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। RX की रिएक्शन यदि हेलो एल्केन की आपकी अल्कोहलिक KOH के साथ आती है, समझ जाना क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कीन, मतलब ये एलिमिनेशन को फॉरवर्ड करेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन करती है। ये आपका क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। RX की रिएक्शन यदि मैं किसके साथ रिएक्शन करवा दूं, KCN के साथ रिएक्शन करवा दूं, किसके साथ रिएक्शन करवाई, KCN, और KCN आपका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड है तो आपकी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी RCN, मतलब अल्काइल साइनाइड या साइनो एल्केन भी बोल सकते हैं। RX की रिएक्शन मैं करवा दूं AgCN के साथ, तो AgCN आपका क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड होने के कारण नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री रहते हैं, और नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री रहते हैं तो मतलब अल्काइल के साथ नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग होगी, और नाइट्रोजन के साइड से बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, आइसोसाइनाइड की। ऐसे ही सेम टू सेम RX की रिएक्शन है किसके साथ, KNO2 के साथ, और KNO2 के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ध्यान रखना आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, एक KNO2 और दूसरी क्या है, AgNO2। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है RONO के साथ होती है, मतलब एल्काइल O नाइट्राइट O बनता है, और यहाँ पे बनेगा एल्काइल नाइट्राइट नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन। तो नाइट्रो एल्केन की कैसे कंफर्मेशन लेनी है, Ag हमेशा ध्यान रखना किस साइड से अटैचमेंट करवाएगा, नाइट्रोजन से। Ag किस साइड से अटैचमेंट करवाएगा, नाइट्रोजन से। तो याद करने का तरीका है कि सिल्वर यदि आ जाए समझ जाना एल्काइल किस साइड से अटैच होगा, नाइट्रोजन की साइड से अटैच होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है ये किसकी फॉर्मेशन हो रही है, नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपका KNO2 AgNO2 हो गया, KCN हो गया। आपकी साथ में रिएक्शन क्या है, अल्काइल हैलाइड की सोडियम एसिटेनोलाइड के साथ रिएक्शन यदि आ जाती है तो आपकी फॉर्मेशन क्या होगा, NaX रिमूव, फॉर्मेशन क्या हो गया, एल्काइन की फॉर्मेशन हो गई। तो एल्काइन भी बनाया जा सकता है। तो ये कुछ एक रिएक्शन है। ऐसे ही सेम आपकी हेलोअरीन्स की कुछ रिएक्शन है, जैसे सैंडवियर रिएक्शन है, तो वो आपकी किसके अंदर आ जाएंगे, नेम रिएक्शन के अंदर। तो ये तो आपकी कैसी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। और आपका जो 10th क्वेश्चन आ रहा है वो नेम रिएक्शंस का है, और नेम रिएक्शंस में हेलो एल्केन और हेलोअरीन के अंदर यदि बात करते हैं तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, छोटी छोटी नेम रिएक्शंस यहीं से स्टार्ट कर देते हैं 10th में। तो 10th में आपकी सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है, ग्रूज प्रोसेस। कौन सी है, ग्रूज प्रोसेस। और ग्रूज प्रोसेस आपकी क्या होती है, एल्काइल हैलाइड
या आपकी फॉर्मेशन क्या करता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है अल्कोहल ROH के साथ में रिएक्शन है HCl की इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, फॉर्मेशन है अल्काइल हैलाइड की और फॉर्मेशन क्या होता है H2O। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2 फॉर्मेशन किसकी करता है, एलो एल्केन की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस है एक डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी क्या होती है, अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन आती है, बट ये रिएक्शन किसके साथ होती है, SOCl2 के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। फॉर्मेशन क्या करता है, RClSO2, ये भी वेपर बनता है, HCl, ये भी वेपर बन जाते हैं। तो ये आपकी एक मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन है जो आपकी हेलोएल्केन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, कौन सी है, डार्जन्स प्रोसेस। इसके बाद आपकी जो रिएक्शन आती है वो कौन सी बोल दी मैंने, फिंकल-स्टेन रिएक्शन, फिंकल-स्टेन रिएक्शन। फिंकल-स्टेन रिएक्शन में आपका क्या होता है कि कोई भी लोअर हैलाइड जो होगा, जैसे मैंने क्या किया, फ्लोरीन है और उसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ सोडियम क्लोराइड के साथ या ब्रोमाइड के साथ या आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। फॉर्मेशन क्या करेगा, सोडियम फ्लोराइड निकला, फॉर्मेशन करेगा RCl। यदि RCl है तो सोडियम ब्रोमाइड या आयोडाइड यूज हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। फॉर्मेशन क्या करेगा, RBr या RI। यदि RBr है और रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ, सोडियम, तो जो भी हैलाइड लेना है सोडियम के साथ वो क्या लेना है, हाइयर सोडियम हैलाइड, हाइयर हैलाइड यूज करना है। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, आपके अल्काइल हैलाइड की यूज होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फिंकल-स्टेन। तो इस फिंकल-स्टेन रिएक्शन में आपने एक चीज देखी कि फ्लोरीन की तो फॉर्मेशन नहीं कर पाए, तो फ्लोरीन के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन में एक स्पेसिफिक रिएक्शन होगी क्या बनाने के लिए, फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए। तो फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए आपका कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, Hg2Cl2 या कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ Hg2F2। तो इन तीनों में से कोई भी आपके यदि रिएक्टेंट यूज करता हूँ तो फॉर्मेशन हमेशा क्या करेगा, एल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। तो मतलब फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई कौन सी, स्वार्ज रिएक्शन। तो ये कौन सी हो गई, स्वार्ज रिएक्शन। तो ये आपकी कौन कौन सी, ग्रूव्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस, फिंकल-स्टेन एंड देन स्वार्ज। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक डाइजोटाइजेशन प्रोसेस याद रखने की इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है कि आपका बेंजीन के साथ में क्या अटैच है, NH2, जिसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन, क्या कहते हैं, एनिलीन। और एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl यदि करवाते हैं एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मेशन क्या करेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये ध्यान रखना, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का एक रिएक्शन है जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन प्रोसेस, डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये आपकी क्या हो गई, डाइअज़ो, N2 को बोलते हैं डाइअज़ो, ये पॉइंट ध्यान रखना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl नेगेटिव। तो ये आपकी कौन सी, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl पेपर में आ सकता है, या फिर पेपर में क्या लिखा मिलेगा, HNO2। तो HNO2 है तो भी समझ जाना कि क्या हो रही है, डाइजोटाइजेशन प्रोसेस। और डाइजोटाइजेशन प्रोसेस से आपकी रिएक्शन कई सारी हैं। यदि मैं कॉपर साल्ट के साथ रिएक्शन करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो फॉर्मेशन करेगा क्लोरोबेंजीन की, तो इसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोली, सैंडमेयर रिएक्शन। यदि आपकी रिएक्शन में किसके साथ करवाता हूँ,
कॉपर पाउडर के साथ, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, देन भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, बट कॉपर पाउडर के साथ करवाई तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, गेटरमैन रिएक्शन। देन KI के साथ रिएक्शन हुई तो आपकी फॉर्मेशन होती है आयोडोबेंजीन की, ये किसकी बनी, आयोडोबेंजीन। और एक और है जो आपके वार्म H2O के साथ रिएक्शन होती है, वार्म H2O के साथ यदि मतलब वार्म H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बनता क्या है, फिनोल। क्या फॉर्मेशन होती है, फिनोल की फॉर्मेशन होती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और N2Cl को यदि रिमूव करवाना है तो डायरेक्ट क्या ऐड कर दो, H3PO2, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन आपका KCN के साथ रिएक्शन करवा दें तो KCN के साथ रिएक्शन भी आपकी क्या होगी, सेम टू सेम साइनोबेंजीन। ये साइनोबेंजीन, फिनोल, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये जो बनाए हैं ये सारे आपके क्या हैं, एक टाइप की सेमिनियर रिएक्शन है। गेटरमैन रिएक्शन में बस ध्यान रखना कॉपर पाउडर आ जाएगा आपका, यहाँ पे H3PO2 में डाइजोनियम ही क्या हो जाता है, N2 ग्रुप ही रिमूव हो जाता है, तो फॉर्मेशन किसकी होती है, बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपकी क्या है, कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके नेम रिएक्शंस में आती है। और एक दो रिएक्शंस और हैं जिसे हम वुड्स रिएक्शन बोला तो वुड्स रिएक्शन भी आती है। देखो 11th रिएक्शन करते हैं, आपकी वुड्स की बात करते हैं तो वुड्स में रिएक्शन में ध्यान रखना अल्काइल हैलाइड होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ये जो अल्काइल हैलाइड होगा वो 2 मोल्स होगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन करेंगे सिमेट्रिकल एल्केन का, किसका, सिमेट्रिकल एल्केन का। वुड्स फिटिक की यदि बात करता हूं तो वुड्स फिटिक रिएक्शन कौन सी होगी, फिटिक जब नाम आ जाए समझ जाना, एक एल्काइल हैलाइड और दूसरा आपका एराइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा अराइल हैलाइड। तो ये आपका 2NaX रिमूव होगा, फॉर्मेशन क्या करेगा, अल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन करेगा, मतलब क्लोरीन टाइप की फॉर्मेशन करेगा। फिटिक रिएक्शन बोल दे, खाली फिटिक रिएक्शन तो समझ जाना वुड्स हट चुका मतलब अल्काइल ग्रुप हट चुका, दोनों आपके कैसे आ जाएंगे, कौन से आ गए, अराइल ग्रुप। और यहाँ पे रिमूव क्या हो गया, 2NaX, फॉर्मेशन क्या होगा, डाईफिनाइल, क्या फॉर्मेशन हुई, डाईफिनाइल। एक इन्हीं की ही क्या है मॉडिफिकेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, अल्मेंस रिएक्शन। अल्मेंस रिएक्शन में क्या होगा, होता अराइल हैलाइड है बट वो कौन सा अराइल हैलाइड होगा, आयोडोबेंजीन, और सोडियम की जगह हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कॉपर। तो कॉपर के साथ अराइल आयोडाइड की रिएक्शन यदि करवाएंगे तो फॉर्मेशन तो करेगा क्या, डाईफिनाइल ही, और कॉपर आयोडाइड Cu2I2, Cu2I2। तो यहाँ पे आपके 2Cu2I2 फॉर्मेशन मतलब निकल गई, फॉर्मेशन क्या हो गया, डाईफिनाइल। तो ये आपकी कुछ नेम रिएक्शंस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर। ओके, थैंक यू।